बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, वो लोग जो पेचे लड़ाने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने मार्च 2027 में बसंत मनाने का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। बिल्कुल जी, और वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि बसंत का त्यौहार 12 से 14 मार्च 2027 तक लाहौर में मनाया जाएगा। कि दिल हुआ बो काटा, ये तो था गाना, पतंग की बात हो रही है, दिल की नहीं। लेकिन आपने बसंत मनानी है पतंगों को काटने के लिए, दिलों को काटने के लिए नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं टॉप 5 स्टोरीज के जानिब। तो नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान जंग के बाद खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी कम करने पर गौर शुरू कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका अब हमारी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। तो क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम तफसील से आगे चल के बात करेंगे। और फिर बात होगी क्रिकेट की। पाक इंग्लैंड पहला टाकरा आज होगा। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। जो खदशात थे वो सच साबित हुए। टीम की क़यादत अब सलमान अली आगा करेंगे। क्या होने जा रहा है, क्या इम्कानात हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे दुनिया भर में आज इंसानियत से हमदर्दी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये आलमी दिन बिला तफरीक रंग व नस्ल दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों के जज्बा खिदमत के नाम। हम भी बात करेंगे उन लोगों से जो अपने अंदर ये जज्बा लिए हुए पूरी दुनिया अंदर इंसानियत का दर्स देते हैं, इंसानियत को फैलाते हैं, इंसानियत के लिए अपने अंदर बड़ा ही दर्द समोए हुए हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी पास्को की। पास्को के पास गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर ख़त्म हो गए। गंदम दरामद करने का फैसला हुआ है। और ज़रूरी मुल्क में गंदम की दरामद आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, ऐसा हर साल होता है। हमारे मकामी किसान जो हैं वो शिकवा कुना रहते हैं, उनको सही दाम नहीं मिलते उनकी गंदम के, वो पड़ी पड़ी गोदामों में ज़ाया हो जाती है और फिर शॉर्टेज के बायस हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है महंगी और नाकिस गंदम। इसका हल क्या है, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और हुकूमती पॉलिसी कैसे बेहतर हो सकती है। और उसके बाद बात करेंगे अवाम पर एक और बोझ। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज़ भी इजाफा कर दिया। इस बोझ को अवाम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से सहेंगे, इस पर भी तफसील से बात होगी आगे चलकर। और आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। तो आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये कहते हैं कि अमेरिका अब हमारी शराइत के मुताबिक हमसे मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है, यानी कि मिन्नत समाजत कर रहा है। और अब्बास अराग़ची ने बयान में ये भी कहा है कि जंग में अमेरिका का असल मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना था, लेकिन हम वाज़े कर चुके हैं कि हम किसी सूरत भी हथियार नहीं डालेंगे। तो क्या उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्या उन्हें डटे रहना चाहिए? एक तरह से तो उनके अपनी सालमियत के लिए खड़े रहना यकीनी तौर पर बड़ा ही खुशाइंद है, बाहिम्मत कौम का सबूत भी है। लेकिन इस मौके पर जहाँ पर तमाम जो फ्रीकैन हैं या तमाम जो मुसालहत पसंद ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो पाएँ, वहाँ पर इतना सख्त बयान, क्या ये मामला सुलझेगा? इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम आपके पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो अभी बयानात हैं ये किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं? ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और वो कह रहा है कि जी अब अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, जबकि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इस जंग के बाद अपने फ़ौजियों की जो मौजूदगी है इस खत्ते के अंदर उसको भी कम किया जाएगा। तो हम उम्मीद करें कि चीज़ें मस्बत तरफ आगे जा रही हैं और कोई हल निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जुनेद, आपको, इशाल को, आपकी टीम को, देखने वालों को सुबह बखैर। और आज तो इस्लामाबाद की सुबह है भी खूबसूरत, माशाल्लाह, अच्छा मौसम है आज। देखिए, ये मिडल ईस्टर्न सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इट डज़ नॉट मीन कि यहाँ पे डिप्लोमेसी जो है उसके दरवाजे बंद हो गए हैं। सफारतकारी चल रही है, जिस तरह आपने खित्ते के ममालिक का जिक्र किया जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को किसी नहज पे पहुँचाया जाए। लेकिन एक चीज़ जो अब तक हम भूल रहे हैं वो ये कि ईरान रिसीविंग हैंड के ऊपर है। ये फैसला ईरान के हाथ में नहीं है कि जंग बंद होगी या जंग चलेगी। ये फैसला अमेरिका के हाथ में, बिकॉज अमेरिका ने इस जंग का आगाज किया और अमेरिका इस खित्ते में जंग लेकर आया। अब अमेरिका इस जंग को क्यों लेकर आया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन बिलियनियर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को व्हाइट हाउस में लाके रखा है
उन्हीं ने पहले रशिया के खिलाफ जंग का आगाज करवाया, उन्हीं के ताल्लुकात कीव के अंदर ज़ेलेंस्की के साथ हैं। वहां पे नाकामी के बाद डिमांड ये की गई कि चूंकि खित्ते में एक मुल्क की अजारादारी दरकार है, तो लिहाजा इस मुल्क को जो कि रुकावट है इस राह में, उसको हटाया जाए, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से इराक के हवाले से अडॉप्ट किया गया एक नैरेटिव। अब इसमें वजह क्या है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि जनरल डैन केन जो कि इस वक्त ज्वाइंट चीफ हैं पेंटागन के अंदर, वो एक 3 स्टार जनरल थे एंड ही वाज एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। उनको 4 स्टार जनरल बनाया गया, पेंटागन का चीफ बनाया गया विद द कंडीशन कि आप ईरान के खिलाफ जंग में जाएंगे। इस जंग की जब शुरू में बातें चल रही थी तो कार्ल टकरसन व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने गए और उन्हें कहा कि ये जंग आसान नहीं होगी, ये मुश्किल होगी, ये मुख्तसर नहीं होगी, ये तवील होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप इसको समझते थे और यही वजह है कि जिस वक्त जेनेवा के अंदर उन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की, तो वो चाहते थे कि दुनिया का जो जिम्मेदारी है और जो इन्फ्लेशन आएगा उसकी जिम्मेदारी उन पे न आन पड़े। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ऑप्शन है कि इस जंग से बाहर जाएं? जवाब है नहीं, बिकॉज जिन बिलियनियर्स ने उनको सपोर्ट दे रहे हैं और जो मेरे हंच के मुताबिक उनसे वादा कर रहे हैं कि वो तीसरी दफा भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो वो इनको इस जंग से निकलने नहीं देंगे। तो उस सूरत में प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि खामोश रहें और फिर एक बड़ी ताकत के साथ ईरान पे जंग मुसल्लत करें, और इस हवाले से रिपब्लिकन जो रहनुमा है मार्जोरी टेलर, उन्होंने तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात की है कि ये गुफ्तगू चल रही है अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें और कहें कि हमसे ये गलती हो गई, मिसकैलकुलेशन थी, हमने लॉसेस को कट ऑफ करना है, जंग से बाहर निकल जाते हैं जिस तरह वियतनाम में निकल गए। इस सूरत में अमेरिका की कौम का दिल और जिगर बड़ा है और मुझे लगता है कि उस सूरत में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स जो लेकर आए वो इससे निकलने नहीं देंगे। और तीसरा ऑप्शन जो पाकिस्तान में चलता है अक्सर कि टॉक एंड फाइट, वो अरेंजमेंट काम नहीं करेगी कि टारगेट्स कुछ अचीव करें, टॉक्स करें और हैमर आउट करें कुछ अरेंजमेंट, वो मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही। तो ये 3 ऑप्शन है और तीनों बड़े मुश्किल ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शंस मुश्किल तो हैं, जंग करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त अमेरिका में भी देखे जा रहे हैं, ईरान में भी देखे जा रहे हैं। और ईरानी हुकाम का इस तरह से डटे रहना, क्या आप समझते हैं कि वो दुरुस्त फैसला है? और क्या ये सही मौका नहीं है कि अमेरिका से डील कर ली जाए, अमेरिका के साथ मुआहदे पर आया जाए? और अमेरिका के अंदर भी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि अब खलीज फारिस के अंदर तमाम जो फ़ौजें थी अमेरिका के जो अड्डे थे, वहाँ से अमेरिकी फौजी कम करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस इतने शदीद हैं कि अब वो वहाँ से अपनी फौजें कम करने का, या दबाव जो प्रेशर बढ़ रहा है उसके बायस कम करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये एक बड़ा ही आइडियल सिचुएशन है ईरान के लिए भी कि ईरान फ़ौरन से पहले मुआहदे के लिए तैयार हो जाए, कुछ लचक दिखाए। तो आप नहीं समझते ईरान को अभी डटे रहना उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? इशाल, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उसमें शिक नंबर 4 ये थी कि अमेरिका अपने अड्डे गल्फ में ख़त्म करेगा, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने 2 वेसल्स के ऊपर अटैक किया जो कि ओमानी रास्ते से गुजर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो उसके बाद अमेरिका ने दोबारा हमले शुरू कर दिए और शिद्दत के साथ शुरू किए। तो उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये सारे अड्डे डिसमेंटल हो चुके हैं, अनलिवेबल हो चुके हैं, लिहाजा पेंटागन ने यह फैसला किया है कि इन अड्डों को वो दोबारा इसकी तामीर नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया था, ये बड़ी कामयाबी थी अमेरिका के लिए, ऑफ रैम्प था, बिकॉज इसमें अमेरिका अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता था। शिक नंबर 8 के मुताबिक अमेरिकन डिमांड्स फुलफिल होती थी कि ईरान न न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा न किसी मुल्क से न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा, और इसमें ईरान की भी विक्ट्री नजर आ रही थी। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता, उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाते, उनके जो फ्रीज एसेट्स हैं उसमें से कुछ डीफ्रीज हो जाते और किसी हद तक खित्ते में बाकी जगहों पे जंग बंदी हो जाती। लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि ईरान ने जरा मिसकैलकुलेशन की और विदाउट कंसल्टिंग द पार्टनर्स लाइक पाकिस्तान
उन्होंने 2 वेसल्स को टारगेट किया। मेरा ख्याल है उस वक्त उनके पास गालिबन ये कंप्रीहेंशन नहीं थी कि इस जंग में प्रेसिडेंट ट्रंप को बाय फोर्स धकेला जा रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। उसको मैं डिस्कस नहीं करता बिकॉज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। और उस वजह से अगर वो जरा सा स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट शो करते, ये जो एक हुई है, ये जो कार्रवाई हुई है जिसका आप भी तस्करा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या इसके पीछे एक तफरीक भी है क्योंकि पासदारान इनकलाब हो या फिर ईरान की सियासी क़यादत है? आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद एक गैप क्रिएट हो चुका है और अब एक जो जंगी इख्तियार है यकीनी तौर पे पासदारान इनकलाब वो नहीं चाहते कि किसी तरह की लचक दिखाई जाए और सियासी जो उनका धड़ा है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से MOU के ऊपर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि अब्बास इराक़ी तो खुद ये कह रहे हैं कि 13 शिकें 14 में से 13 शिकें ईरान के हक़ में थी, सिर्फ 1 या 2 अमेरिका के हक़ में थी। तो फिर क्यों कर इस तरह की कार्रवाई की गई? हाँ, ये देखें, हर मुल्क में 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हर जगह पे जब भी कोई इशू होता है 2 या 3 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और फिर लास्ट में कंसेंसस डेवलप होता है। इनफैक्ट जो पासदारान हैं वो तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं और जो सियासी क़यादत है वो सियासत की निगाह से, सियासत के एंगल से चीज़ों को देख रही है। तो लिहाजा जब तक इनका दोनों की कम्बिनेशन नहीं होगी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी सामने नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि पासदारान ये नहीं चाहते कि अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पे रखें हुकूमत में। अब तो खैर दोबारा रीस्ट्रक्चर हो चुकी है मिलिट्री भी, और इस वक्त जो मीटिंग हुई है गालिबन कोई कई घंटों के ऊपर प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की और उनके रहबर के दरमियान में, उसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नलिंग आई कि वो बातचीत को कैरी ऑन करना चाहते हैं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वादे वहीद किए जाएं उसे पूरा किया जाए और उसी के मुताबिक उन्होंने मजीद 6 शराइत रखी। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, ईरान रिसीविंग एंड पे। ये एक अलग बात है कि ईरान इसमें कामयाब इस हद तक जरूर रहा है कि जो अमेरिकन अहदाफ हैं वो अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल ईरान रिसीविंग एंड पे। ये फैसला अमेरिका ने करना है कि जंग को छोड़ के जाना है या जंग को कैरी ऑन करना है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अमेरिका ही फैसला कर सकता है और अमेरिका ने ही आगाज़ भी उसी ने किया, लेकिन जिनके बिहाफ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब सियासत में आए हैं, जिनके कहने पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो अनासर तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जंग किसी सूरत भी ख़त्म हो। और जिससे आप भी बात कर रहे थे अपने जवाब में, आपने तज़किरा किया कि वो ये भी उन्हें बता रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, उन्हें यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि आप तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो फिर क्यों ही अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे या फिर वो इस जंग का खात्मा चाहेंगे? मेरा ख्याल है यहाँ ये बड़ा आपने अच्छा नुक्ता उठाया है शाल। मेरा ख्याल है ये वो नुक्ता है जहाँ पे जो खित्ते के मुमालिक हैं अब उनकी सफारतकारी पे ये मुनहसर है कि वो इस सिचुएशन को कैसे सेटल डाउन करते हैं। और इनफैक्ट इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का जो डिफेंस डील है ये मेरी नज़र में कमाल है। मैं इसको कमाल इसलिए नहीं कह रहा कि इसको एग्जिजरेट कर रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूं कि कल इजराइल ने 2 के एयर बेसिस के ऊपर एयरपोर्ट्स पर अटैक किए जहां पे तुर्की के मिलिट्री साजो सामान पड़ा था, और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान और बातें ये चल रही हैं कि डिफेंस डील हो सकती है। इजराइल का ये मानना है कि ये जो नया अलायंस बना है ये तुर्की के साथ, जो तुर्की के साथी हैं वो इजराइल का घेरा तंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सिग्नलिंग दी जा रही है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरह की जंगों का आगाज करके खित्ते में अपनी अजारादारी को कायम करेंगे, और ईरान के फौरन बाद आपने तुर्की को टारगेट पे रखा है, सऊदी अरब को रखा है, इजिप्ट का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, तो ये अब आपकी मजीद चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा, ट्रंप साहब क्यों नहीं निकल पाएंगे? बिकॉज ट्रंप साहब या तो अपनी इसी तरह राग अलापते रहेंगे कि मैंने विक्ट्री हासिल कर ली है, जिस तरह उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये हमारी टेरिटरी है, वहां से वेसल्स गुजर रही हैं और ओपन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि डेटा बताता है कि 128 वेसल्स पर डे गुजरती थी और आजकल 14 से ज्यादा वो गुजर नहीं पा रही। और इसी तरह 38 बार उन्होंने ये बयान दिया है कि हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई यकीन करने को तैयार नहीं। या तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई ऐसी मूव अंदर से आ जाएगी जिसमें उनको नाअहल करार देकर जेडी वेंस साहब को पावर दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जेडी वेंस वाहिद वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद हैं जो कि इस जंग के खिलाफ हैं, और यही वजह है
कि चार्ली क्रिक के हटाने के बाद, ये मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूं, चार्ली क्रिक के हटाने के बाद चूंकि वो इजराइल के खिलाफ हो गए थे तो उनकी वाइफ को बहुत करीब करने की कोशिश की गई जेडी वेंस के साथ, गालिबन वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जेडी वेंस आपको जरा मुश्किलात का वो शिकार हैं। और हमने देखा कि लिंडसी ग्राम का जो जनाजा था, उस जनाजे के ऊपर जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस नेतन्याहू देते नजर आए मार्को रूबियो को और पीट हेगसेट को, वो ये साबित करता है कि ये सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में आए और पहले इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि ईरान के खिलाफ ये जंग में जाएंगे। बिल्कुल सही है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल छुपते फिरते हैं, पुराने जहाज़ों में सफ़र करते हैं और जहाज़ बदलते रहते हैं, इस तरह लगता यह है कि वो डरे हुए भी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जो ईरान का मौक़िफ़ है, हमारी शराइत पर अमेरिका आ चुका है और गिड़गिड़ा रहा है कि हम मुआहिदा कर लें, तो अगर ये वाकई सच है तो फिर ईरान को मुज़ाकरात के लिए आ जाना चाहिए टेबल पर बैठने। बिल्कुल, ये बेहतरीन मौका है और अगर अभी बार्गेन ना किया तो फिर ईरानी अवाम को शायद इसकी कीमत चुकाना पड़े, जो कि कई दहाइयों से चुका भी रहे। तो एक बेहतरीन मौका है इस खत्ते के अमन के लिए, इस दुनिया के अमन के लिए और ईरानी अवाम की बेहतर मयार ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और एक अहम टाकरा पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच आज होगा, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में ऐसा नहीं हो रहा, वो इंजरी का शिकार हैं। क्या होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। बिल्कुल जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिस तरह से आप जानते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान आज टेस्ट सीरीज़ का पहला टाकरा होगा। ताहम कौमी टीम को अहम धचका लगा है। कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस मैच के दौरान दाएं हाथ पर गेंद लगने के बायस इंजरी का शिकार हो गए हैं। अगर मगर का खेल जारी था, गुज़श्ता रोज़ भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर वो ना हुए तो फिर कौन। तो अब जो ऑप्शन थी हमारे पास, सलमान अली आगा की सूरत में वो कप्तानी करेंगे और 30 साल के बाद, 30 ईयर्स, 3 दहाइयों के बाद ये बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान हिसाब चुकता कर सकता है ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करके, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान तो नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड एक मजबूत टीम है, लेकिन फिर भी हमें हमारी जो वार्म अप मैच में कारकर्दगी थी वो ये दिखाती है, ये साबित करती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज़कियाकार। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद भाई आपको। अहमद भाई, जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि मुश्किल होगा, लेकिन 30 साल के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। वार्म अप मैच बड़ा अच्छा रहा, आप कितने पुरुमीद हैं कि हम जो सीरीज़ जो पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और बाबर आजम के ना होने से टीम पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीता है, तो वो जो एक जीत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल हाई है या जो कॉन्फिडेंस मिला है वो भी आई थिंक काफ़ी हेल्प आउट करेगा पहले टेस्ट के लिए। बाबर आजम का इंजर्ड होना आई थिंक इट्स अ बिग डील फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि वो बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अब तो, और कप्तानी भी उनकी काफ़ी सेंसेबल लग रही थी, और एटलीस्ट शाम मसूद से तो खैर बहुत ज़्यादा ही बेहतर थी। अदरवाइज तो यहाँ पे भी हम वाइट वॉश हो जाते वेस्ट इंडीज़ में भी। तो आई थिंक बिल्कुल आप कह रहे हैं, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आप देखें तो किसी किस्म की ऐसा कमी नज़र नहीं आती कि ये कहा जाए कि इंग्लैंड को नहीं हरा सकती। अगर बांग्लादेश इतने ज़माने बाद जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो फिर तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इंग्लैंड को हराना चाहिए। जहाँ तक बात है वार्म, आई थिंक कि थोड़ा सा जो अगर वार्म अप मैच को आप देखें वो जिस तरह के ग्राउंड में हुआ है, जिस तरह के प्लेयर्स के अगेंस्ट हुआ है, तो आई थिंक वार्म अप मैच में और इंटरनेशनल मैच में कंडीशन वाइज भी और अपोजिशन के लिहाज से भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो जस्ट तैयारियों में हेल्प आउट करने के लिए तो वार्म अप मैच अप टू सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मेजर टेस्ट मैच है वो हम जीते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने तज़किरा किया वेस्ट इंडीज़ से आखिरी मैच हम जीत कर आए हैं, साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट तो इसका होता है, कॉन्फिडेंस लड़कों का हाई होगा, लेकिन वेदर कंडीशंस हो गई, पिचेस हो गई, ये फ़र्क होगा इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड की टीम बज़ाते ख़ुद भी एक बहुत ही मजबूत टीम है, वो क्रिकेट के बानी भी हैं। तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, किन चीज़ों की एहतियात करनी होगी, क्योंकि कप्तानी भी सलमान अली आगा ही कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि बॉलिंग कंडीशंस होंगी और वहाँ पे हम सब जानते हैं कि जोफ्रा आर्चर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, उन्होंने किसी को भी बख्शा हुआ नहीं है अपनी होम कंडीशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग तो चलो फिर भी हमने वेस्ट इंडीज़ में भी इवन जहाँ पे फ्लैट डेक्स थे अच्छी बॉलिंग की, इवन फास्ट बॉलर्स ने भी
नपी-तुली बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बैटिंग हमारी स्ट्रगल ना करे, क्योंकि बाबर आजम भी नहीं है पहले टेस्ट मैच में, तो बैटिंग के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा एम्फेसाइज करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो सीमिंग कंडीशंस होती हैं या फास्ट बॉलिंग कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे 250 स्कोर का भी मतलब होता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट के 350-400 रन हों जैसे। तो आई थिंक कि बैटिंग पे हमें अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो जब कोलैप्स होनी शुरू होती है हमारी बैटिंग लाइनअप, तो 1-2 विकेट्स गिरती हैं, तो बजाय आने वाले बैट्समैन संभाल लें कि वो भी पजल हो के या टेंशन लेके और अनयूजुअली आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी प्लेयर्स को, खासतौर पे सीनियर प्लेयर्स को। सलमान अली आगा की क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, वो कैप्टन भी बन गए हैं, तो उनको थोड़ा मज़ीद सेंसिबल होना पड़ेगा। रिजवान का मुझे लगता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद ये सीरीज़ उनके कैरियर की आखिरी सीरीज़ साबित हो, क्योंकि वो भी कुछ कर नहीं रहे हैं सच। इसी तरह बाकी सीनियर प्लेयर्स, अगर हम सीनियर्स की बात कर रहे हैं तो लेजेंड्स की भी बात कर लेते हैं। 1996 ग्रेजुअली हम देखते हैं कि बहुत सारी टीमों ने सिफर से यहाँ तक तरक्की का सफ़र जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में किया और डे बाय डे उन्होंने सीखा। लेकिन हम 1996 की बात कर लें, लेजेंड्स की बात कर लें और आज की बात कर लें, आपको लगता है कि वही ग्राउंड, वही पिचेज़ हैं, तारीख रकम कर पाएंगी? और क्या उन प्लेयर्स के साथ, क्या आज के दौर में भी हम होते तो हम कर पाते हैं, या फिर इन प्लेयर्स के साथ भी हम कर पाएंगे? थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम प्लेयर्स का भी कर लें, तब की प्लेइंग 11 का कर लें, आज की प्लेइंग 11 का कर लें। देखिए, कंपैरिजन हम इस वजह से भी नहीं कर सकते क्योंकि 90s खासतौर पे जो एंड था 90s का, उस दौर के अगर आप प्लेयर्स देखें तो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे शुएब अख्तर थे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे। वो नो डाउट इंडिविजुअली तो बहुत बड़े स्टार्स थे, उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन एज सच वो कुछ इन टर्म्स ऑफ विनिंग आईसीसी इवेंट्स या कुछ इस तरह का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो भी अचीव नहीं कर सके। तो इसमें अब जैसे बाबर आजम है और कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हिस्सा भी रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह के, तो एटलीस्ट इन लोगों ने, या इंडिया को जब टीम ने हराया था तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इन लोगों ने अचीव किया हुआ है। तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एरा डिफरेंट होता है। आपकी जो ओपोनेंट होती है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी डिफरेंट होती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी डिफरेंट होती हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि वेस्ट इंडीज को भी हरा के आ रही है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन ऐसा बुरा नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में शायद जो जूनियर हमने एक दो सेलेक्ट किए उनकी जगह अगर हम कामरान गुलाम को सिलेक्ट कर लेते जो कि एक्सपीरियंस बैट्समैन है, लेकिन उसका मुझे पता चला कि वो इंजर्ड है और उसकी इंजरी को भी बड़ा कोई नॉन सीरियसली डील किया जा रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि 20% के राउंड अबाउट हम एक्सपीरियंस को शायद मिस करें इस टेस्ट सीरीज में, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। एक जो मेजर आई थिंक वो कहते हैं ना तुरम का पत्ता हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो हो सकता है मोहम्मद अब्बास, क्योंकि मोहम्मद अब्बास पूरा सीजन काउंटी का खेलता रहा है पिछले काफ़ी सालों से इंग्लैंड में, तो उसको इन पिचेस का काफ़ी ज़्यादा आइडिया, और वो सिर्फ खेलता नहीं रहा, वो परफॉर्म भी करता रहा है, 5-5, 6-6, 7-7 विकेट्स भी लेता रहा है एक इनिंग्स में। तो आई थिंक मोहम्मद अब्बास का होना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इन कंडीशन का उसको एक्सपीरियंस भी है, यहाँ उसने परफॉर्म भी किया हुआ है। इसके साथ साथ आई थिंक उबैद शाह को चांस ज़रूर देना चाहिए क्योंकि उसके पास पेस है, और इन विकेट्स पे हमने देखा है कि अगर ऐसा बॉलर जिसके पास अच्छी खासी तगड़ी पेस हो उसको खेलना आसान नहीं होता। जोफ्रा आर्चर भी इसकी एग्जांपल है। सिर्फ ड्राइव लेंथ का थोड़ा सा उसका इशू है, अगर वो सॉर्ट आउट होता है तो वो भी काफी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो एक बेहतरीन मौका है, आगाज अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमारी ढेरों दुआएं हमारी टीम के साथ। अहमद भाई, आज एक अहम टाकरा हॉकी के मैदान में भी होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। पहला मैच हारा, दूसरा बराबर हुआ, आज तीसरा हमारे लिए तो सबसे बड़ा मैच है, शायद फाइनल की हैसियत रखता है, फैसला कुन मैच रखता है। क्या होने जा रहा है? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी तो हम सब की यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो भी जीते आज इंडिया से, लेकिन आई थिंक कि हमें थोड़ा सा ना इस चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारा सारा रुख होता है क्रिकेट की तरफ। आप अगर इंडिया में देखें, वो एक हॉकी प्रो लीग समथिंग कराते हैं अपनी डोमेस्टिक की, एक वो इसी तरह की उस लेवल की होती है जिस लेवल की ऑलमोस्ट उनकी IPL होती है। तो वो अपने प्लेयर्स को काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं। हमारे प्लेयर्स बेचारे यहाँ पे
धक्के ही खा रहे होते हैं, उनको यहाँ से ले जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे रूम्स में ठहराते हैं, और वो सामान भी अपना खुद ही सारा कुछ उठा रहे होते हैं, आगे पीछे लेके जा रहे होते हैं। तो आई थिंक कि हमने जो अब तो क्रिकेट का भी खैर हमने दिवालिया निकाल ही दिया है, लेकिन जो बाकी खेलों का हमने दिवालिया निकाला है, तो मेरे ख्याल में अभी की जो यंग लॉट है, जो बहुत यंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे भी तो शायद बहुत सारों को ये भी ना पता हो कि हमारा नेशनल जो स्पोर्ट है वो हॉकी है। तो उसकी प्रमोशन के लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। कुछ और परफॉर्मेंसेज रिसेंट पास की ऐसी हैं जो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस देंगी पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान और इंडिया, चाहे क्रिकेट हो या हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, आई थिंक ऑन डे जो टीम प्रेशर को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करती है, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखती है। जब आप प्रेशर को काबू करते हैं, नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मिस्टेक्स कम करते हैं, और जब आप मिस्टेक्स कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी बहुत सेंसिबली और बड़े फोकस के साथ आज का मैच खेलने की ज़रूरत है, और हम सब की तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक। होपफुली ये मैच जीतें वो इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हमारी भी। बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। और वार्म अप मैच नहीं खेला गया, हॉकी ये टीम को खिलाया नहीं गया, उन्हें कहा गया है कि आप रेस्ट करें ताकि एक इंडियन टीम के सामने जब आप आएँ तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आप उनका मुकाबला कर सकें। एक अच्छी टीम है भारत की भी, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत बार ये साबित किया है। हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ये मार्का पाकिस्तान के नाम इंशाल्लाह। और हम दुआ करते हैं कि कल हम आपको उनकी जीत की खबर सुनाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो दीगर इशू शामिल करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी आपको बताएं कि गूगल ने पाकिस्तान में अपना बाकायदा दफ्तर खोल दिया है। इस्लामाबाद से गूगल के बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान में दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया है, और गूगल ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान में दफ्तर के क़याम के बाद बड़े जो डिजिटल प्रोग्राम्स हैं उनको मज़ीद वुसअत भी दी जाएगी, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान के डिजिटल मईशत के फ़रोग के लिए बहुत अच्छा है। और गूगल ने हुकूमती और टेक्नोलॉजी शराकतदारों से ताउन बढ़ाने का भी ऐलान किया है, और गूगल ने पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली के अमल को तेज़ करने की अज़्म का इरादा किया है। और जो एलामिया जो साइन किया गया है हुकूमत की तरफ से और गूगल की तरफ से, इसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को इलाकाई टेक्नोलॉजी और बरामदी मरकज़ बनाने के लिए गूगल मुआवनत को जारी रखेगा। हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कोर्सेज भी, AI कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं बच्चों को, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। एक ऑफिस खुल गया तो बाकायदा तौर पर एक प्लेटफॉर्म जिसका अब आगाज़ होगा, उसमें तमाम ऑपरेशंस को यकीनी। बिल्कुल, लेकिन गूगल जो है वो मरहून मिन्नत है इंटरनेट का, और अगर इंटरनेट हमारे मुल्क में बहाल रहे और उसका 5G 6G अब पाकिस्तान के अंदर बिना किसी रोक टोक के चलता रहे, तो फिर गूगल भी बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान के अंदर, और गूगल का इस्तेमाल भी बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं लोगों के, आपके इंटरनेट पे काम करते हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। आज इंसानियत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, यानी कि इंसानों से हमदर्दी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन बिला तफरीक रंगो नस्ल दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अफराद और उन इदारों के जज्बे को सराहता है, उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करता है, जो अपने ज़िंदगी को भुलाकर, ख़ुद को भुलाकर दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं, हमदर्दी मोहब्बत की मिसाल बन जाते हैं। बिल्कुल, और ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा भी उजागर करना इस दिन का मकसद है। और ऐसे ही एक शख्सियत भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान में जिन्होंने स्मगल होने वाली ख़वातीन को सरहद पार अपनों से मिलवाने का बीड़ा उठाया। समाजी कारकुन है ये साल 2018 का जिक्र है नाज़रीन, जब कराची के इलाके मंगूपीर के वलीउल्लाह मारूफ अपनी मारूफ वालिदा के कहने पर पड़ोस में रिहाइश पजीर जाहिदा नाम की खातून से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना शुरू की। और फिर हमने देखा कि इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाली ख़वातीन को सरहद पार अपनों से मिलवाने का काम जो है वो जारी उसारी है। और वलीउल्लाह मारूफ अब तक 600 से ज़ायद लोगों को अपनों से मिलवाने का कामयाब जो कारनामा है वो सरअंजाम भी दे चुका है। और मकामी मस्जिद में ख़तीब भी हैं, जबकि एक निजी स्कूल से भी मुंसलिक हैं और ऑनलाइन तदरीस के फ़राइज़ भी सरअंजाम देते
हैं और इस सब में फिर वो वक्त निकालते हैं कि उन लोगों को अपनों से मिलवाया जाए जो किसी भी वजह से बिछड़ गए हैं। वेलकम टू शो कहेंगे वलीउल्लाह मारूफ, समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। वलीउल्लाह भाई, आपको बहुत मुबारकबाद में इंसानियत के जिस जज्बे को ज़िंदा रखा हुआ है और जिस तरह से आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिछड़ों को अपनों से मिलवा रहे हैं। ये किस तरह से आपको शौक़ पैदा हुआ, किस तरह से ये फरीज़ा आपने ये जिम्मेदारी अपने सर ली है और अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी दे रहा है। 600 से ज़ायद लोगों को आप मिलवा चुके हैं। किस तरह से डाटा इकट्ठा करते हैं, ये शौक़ कहाँ से पैदा हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम दिन के मौके पर मुझे अपने प्रोग्राम का मेहमान बनाया, मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये एक मुनफरिद खिदमत है, अल्लाह ताला ने इसके लिए हमें चुना। साल 2018 में हमारी पड़ोसन ने जो अगवा होकर आई थी, उनकी फैमिली ढूंढने के लिए हमने काम शुरू किया था। तो फिर ये सिलसिला बढ़ गया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 15 से 16 ममालिक में बिछड़े हुए लोगों को मिला चुके हैं। और अभी गुज़श्ता कल ही एक फैमिली को एक माँ थी, उनका बेटा था, वो 1998 में गुम गए थे, सखर के थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनके ख़ानदान से हमने मिलवाया है। तो ये अब एक तहरीक बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हमारी पहचान है अब, और ये हम बिला किसी मुआवजा के सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खातिर हम ये सब करें, बग़ैर किसी रंगो नस्ल की तफरीक के। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये काम है जो कि आप कर रहे हैं। ये रियासतों के करने का, हुकूमतों के करने का काम है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। करते किस तरह से हैं? कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, नंबर्स हैं, आपका हल्का अहबाब है? किस तरह से बिछड़ने वाला या जिसके कोई बिछड़ गया हो वो आपसे रब्ता करता है और फिर आप किस तरह से उनको मिलवाते हैं? सर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं वलीउल्लाह मारूफ के नाम से। कोई भी शख्स अपनों से बिछड़ा हुआ हो या किसी का अपना बिछड़ा हुआ हो, वो हमसे वहाँ रब्ता करते। वहाँ हमारा फ़ोन नंबर है, ईमेल है और वहाँ इनबॉक्स है। हर तरह से लोग रब्ता करते हैं। अब बासानी उनका रब्ता हमसे हो जाता है। फिर हम उनकी तमाम तफसीरात लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं, उनके मुतालिक वीडियोज़ या तहरीरी शक्ल में। फिर वो जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, जितने भी हमसे जुड़े हैं, वो सब यूँ समझे हमारे मेंबर्स हैं और उस पर अपने अपने हिस्से के मुताबिक सब वर्क करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर रसाई मिल जाती है और फिर हम उनको मिलवाते हैं। वो भी हम शूट करते हैं। सारे बड़े जज्बाती मनाजिर होते हैं। इसी तरह वीडियो फिर किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाती है जो गुमशुदा हो, फिर वो देख के वो भी रब्ता करते हैं। मतलब हर वीडियो से हमें 10-10 केसेस मिल रहे होते हैं। ज़बरदस्त। हम देखते हैं वीडियोस के अंदर भी जिन लोगों को आप मिलवाते हैं उन लोगों के पास तो गैजेट्स भी नहीं होते हैं, फ़ोन मोबाइल की एक्सेस नहीं होती है, फिर भी आप उन लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। इसमें पुलिस और जो मुतालिका इदारे होते हैं वो आपके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं? क्योंकि बहुत सारा डाटा तो इन लोगों से मिल जाता है कि गुमशुदगी की FIRs कटवाई गई होती हैं या गुमशुदगी की इतला दी गई होती है, अगवाकारों से कुछ लोग बाजियाब भी करवाए गए होते हैं लेकिन वो अपने घरों तक नहीं जा पाते हैं। और फिर बहुत सारी NGOs में बच्चे भी मौजूद होते हैं जो किसी न किसी तरह से खो चुके होते हैं और फिर वो NGOs का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो ये तमाम इदारे आपके साथ किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, कितना कोऑर्डिनेशन रखते हैं आपके साथ? देखिए जी, जहाँ जहाँ पुलिस की इदारों की ज़रूरत पड़ी है उन्होंने भरपूर ताउन किया है, कभी भी मायूस नहीं किया। और ये एक ऐसा आलमी हादसा है किसी इंसान के साथ कि कोई भी शख्स अगर ये सुनता है कि फलां शख्स लावारिस है, इसके अपने नहीं है, तो कुदरती तौर पर उनके जज्बात जो है वो तेज़ हो जाते हैं और वो हमारा साथ देते हैं। इसके अलावा शेल्टर्स में जो बच्चे हैं या NGOs में इनके बच्चे जो वहाँ से निकल चुके होते हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, वो खुद हमसे रब्ता करते हैं। अभी हालिया इन 2 महीनों में तकरीबन हम 30 से 35 लड़कों को उनके ख़ानदानों से मिला चुके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। किसी को 20 साल, किसी को 24 साल, किसी को 30 साल बाद। तो हमारी कोशिश है कि सरकारी सतह पर शेल्टर्स में जितने भी बच्चे हैं उन पर वर्क किया जाए, हमें उन तक रसाई दी जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपनों की तलाश में है, मुंतज़िर हैं। हम इंशाअल्लाह उनके लिए बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, इंसानियत के लिए हम उनकी मदद के लिए हर हाल में तैयार होंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त। ये हम आपका मैसेज भी पहुंच रहा है। क्या इस वक्त भी आपके पास कोई ऐसे केसेस, कोई ऐसे बच्चे, कोई ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि आप चाह रहे हो कि उनके अहल खाना से रब्ता कर सकें, तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप उनको मैसेज दे सकते हैं? अभी सर कल हमने 3 केसेस के DNA के लिए सैंपल दिए हैं।
जो बच्चे बहुत ही कम उम्र में गुम हुए हो, एक बच्चा आमिर नाम का 1999 में वो गुम गया था। अच्छा। वो 3 साल का था। हमने उसकी फ़ोटो लगाई और साल देखा कि फलां शहर से मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली मिल चुकी है, उन्होंने पहचान लिया है, निशानियाँ जो ज़ाहिरी है वो सब मैच है। लेकिन मज़ीद तस्दीक के लिए हमने डीएनए के लिए सैंपल दिए हैं। तो इस तरह डीएनए की रिपोर्ट आएगी, फिर हमको मिलवाएंगे। बहुत सारे इंशाअल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी दे और इसी तरह से आप टूटे हुए घरों को, बिछड़े हुओं को उनके अपनों से मिलवाते रहें। आप पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा हैं, खूबसूरत इमेज हैं आप। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हमारे साथ वलीउल्लाह मारूफ मौजूद थे, समाजी कारकुन हैं और बड़ा ही एहसन इक़दाम कर रहे हैं वो। और अपनों को मिलवाना ये बहुत ही नेकी का और कार खैर का काम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी बात करेंगे, बहुत यहाँ मामला है गंदम से जुड़ा हुआ और वो हम सब की ज़रूरत भी है। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज इंडस्ट्री एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन पास्को के पास गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अलमिया ये कि हर साल ऐसा होता है, हमारे किसान रोते रह जाते हैं, शिकवा गुना रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें सही दाम नहीं मिले, हमारी गंदम पड़े पड़े ख़राब हो गई गोदामों में, और उसके बाद फिर खबर आती है कि शॉर्टेज के बायस हमें इम्पोर्ट करना पड़ रही है। तो ये मामला है क्या? कौन इसको सुधारेगा, कौन दादरसी करेगा किसानों की और आवाम की कौन सुनेगा? इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और अब IMF की इजाज़त के बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम के हसूल में नाकाम रही हैं, जिसके बायस पास्को के पास गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 10 लाख टन गंदम बरामद करने की मंजूरी दे दी है। तो वही बात कि हमें क्यों ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? अगर इसी तरह से किसानों को डिस्करेज करने का सिलसिला जारी रहा तो शायद बहुत जल्द हम हर चीज़ ही इम्पोर्ट कर रहे होंगे। हमारे मुल्क में जो ज़रई मुल्क होने की हैसियत से हम मुल्क पर इन्हिसार करते हैं अपने किसानों पर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे साथ सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन मौजूद हैं। शो कहेंगे बुखारी साहब आपको। और बुखारी साहब, ये हर साल हम रोना रोते हैं, हर साल इस पर सेगमेंट भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं और डिफरेंट जगह पर प्लेटफॉर्म पर ये इशू उठाया जाता है कि पहले गंदम किसानों से ख़रीदी नहीं जाती है। मौसम की सूरत हाल भी ऐसी है कि बहुत सारी फसलें तो वैसे ही तबाह हो जाती हैं और उसके बाद जब फसल आती है तो डिस्करेज किया जाता है, सही दाम नहीं दिए जाते, ख़रीदारी नहीं की जाती है, या फिर ये खुद साख्ता किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है क्या आखिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया इशाल आपका और जुनैद और आपके टीवी चैनल का। देखें, असल बात ये है कि ये सब काम जो है वो हुकूमत करती है, उसकी पॉलिसी बनाती है, स्ट्रेटजी बनाती है और फिर ये है कि सारी दुनिया जो है वो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखती है। सबसे बड़ा जो फ़ैसला मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब से गलत कराया गया, मैं कहता हूँ कि उनको शायद कोशिश की जा रही है कि वो नाकाम हो, वरना कहीं नहीं लिखा कि एक 76 साल से एक निज़ाम चला आ रहा है, आपके फूड डिपार्टमेंट ख़रीद कर रहा है, आपका पास्को ख़रीद कर रहा है और आप ये कह दें कि जनाब यहाँ पे करप्शन बहुत है। अगर ये बात है तो फिर ज़्यादातर हुकूमत तो उनके वालिद मोहतरम की रही है या चचा हजूर की रही है या फिर वो खुद हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि कोई पॉलिसी थी नहीं। यक जुम्बिश कलम से मोहतरमा ने कहा कि जी हम गंदम नहीं ख़रीद करेंगे। आपको याद होगा कि उसमें 2200 अरब रुपए का नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ा। फिर अगली दफ़ा इन्होंने EWR की पॉलिसी दी, फिर वो नाकाम हुई और फिर अभी जो है वो उन्हें एग्रीगेटर की पॉलिसी दी। अब वो भी नाकाम हो गई कि इन्होंने, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा है, तो असल में बुनियादी तौर पर पॉलिसी का फुकदान है कि ज़राअत जो है वो तरजीह नहीं है। हुक्मरानों की तरजीहात और बहुत हैं, जबकि ज़राअत के बग़ैर जो है वो मुल्क नहीं चल की हड्डी है हमारे लिए। अच्छा, 10 लाख टन गंदम इस वक्त दरामद करने की मंजूरी दी गई है, तो क्या वाकई इतनी शॉर्टेज है? क्या किसानों ने प्रोडक्शन कम कर दी सही दाम ना मिलने की वजह से, या फिर ये खुद साख्ता है? जी नहीं जुनैद, बात यह है कि जिस वक्त वज़ीर आला ने कोई रेट नहीं दिया तो आपने देखा कि हमने कहा था कि गंदम जो है वो हम नहीं काश्त करें, मुतबादल ज़राए पे चले गए, मुतबादल पे चले जाएंगे, हम नहीं काश्त करेंगे क्योंकि वारा नहीं खाती। किसान ने वो गंदम वो काश्त करनी है फसल जहाँ से उसको कुछ बचत होगी। अच्छा, इन्होंने समझा कि भाई क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, सिवाय कि मीडिया पे हम आके बात कर लें, अपनी पहुंचा दें,
तो इन्होंने जो है अगर ये रेट दे देते तो फिर गंदम होती, जबकि इनके मिनिस्टर जो हैं आशिक करमानी साहब या बाकी मिनिस्टर वो आके आपके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि जी 1,64,00,000 एकड़ के ऊपर गंदम काश्त हो गई। और आप हमारे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, बल्कि आप ही के साथ मैंने प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि नहीं काश्त इतनी हुई। और फिर जब हार्वेस्ट हुई अभी तो 3 माह हुए ना, तो इन्होंने 10 लाख पंजाब ने मांगी है और सिंध ने मांगी है 6-7 लाख, फिर खैबर पख्तूनख्वा ने मांगी है। तो आप 3 महीने के बाद अगर ये हालात हैं कि गंदम नज़र नहीं आ रही और रोटी आप लेने जाएं आपको 20 रुपए से कम नहीं मिलेगी, रोटी भी ज़्यादा कर ली आपने, किसान का भी इस्तेहसाल किया आपने। अब आप कह रहे हैं कि 10 लाख टन जो है वो हम बाहर से गंदम, और हर दफ़ा ये दोहराया जाता तो है। बुखारी साहब इसका मतलब ये खुद साख्ता नहीं है, वाकई में इस वक्त शॉर्टेज हो चुकी है। पास्को जो कह रहा है वो बिल्कुल सही फिगर्स दे रहा है। ईशाल में मुझे एक बात बताइए कि कुछ लोग कहते हैं जी कि वो स्टॉक कर ली गई है, मुझे बताएं कि वो स्टॉक जो की हुई है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारे इदारों की जिम्मेदारी नहीं? फिर अपनी नाकामी को वो तस्लीम करें, फिर जो वज़ीर ज़राअत है वो इस्तीफ़ा दें, जो डीजी फूड है वो इस्तीफ़ा दें। वो मतलब कोई इस मुल्क के अंदर निज़ाम तो है नहीं। अच्छा बुखारी साहब, इससे पहले माजी में तो हम देखते थे कि जब बॉर्डर्स खुले थे तो हमारी वसी मिकदार में गंदम अफगानिस्तान भी जाती थी, तो वो बॉर्डर्स भी बंद हैं, हमारी अपने ज़रूरत की भी पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ही किसानों ने हाथ खींच लिया है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। और अगर ये 10 लाख टन तो आप बता रहे हैं सिर्फ पंजाब की रिक्वायरमेंट है, बाकी सूबों की मिला के कहीं ज़्यादा हो जाएगी, तो कितना रेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे मजीद गंदम महंगी होने जा रही है, रोटी महंगी होने जा रही है? देखें इस वक्त आपका आटा जो है वो 6,000 को क्रॉस कर गया है कराची के अंदर। आप कोयटा देख लें, आप पंजाब में इन्होंने कंट्रोल देखें ना, वो कंट्रोल क्या कंट्रोल है कि आपने हमसे 3,000 में ख़रीद कर ली, जिसने भी ख़रीद की। हम कहते हैं कि हुकूमत ने उस वक्त, अगर हुकूमत जिस तरह कह रही थी कि एग्रीगेटर जो है वो 30 लाख टन ख़रीद करेंगे, अगर वो ख़रीद कर लेते तो फिर ये हालात न देखने पड़ते। देखें हुकूमतें जो हैं वो ज़ख़ीरा कर सकती हैं। कुरान के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा गया कि तुम गला जो है वो जमा आने वाले, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई खुदा न खास्ता सैलाब आता है, कोई जंग लगती है, कोई जलजला आता है, खुदा ना करे, तो आपके पास वो होना चाहिए ताकि किसी को ब्लैकमेलिंग का मौका ना मिले। लेकिन हमारी हुकूमतों की तरजीहात कुछ और हैं। हमारे जो बाबूज बैठे होते हैं, जो फैसले करते हैं बंद कमरों में बैठ के, एयर कंडीशंस लगे होते हैं और वहाँ पे बैठ के हमारी किस्मतों के फैसले, मैंने तो कहा था कभी आओ ना वहाँ आके देखो। अच्छा, किस रेट पे मिलेगी? आप किस रेट पे ये इंपोर्ट करेंगे? और जो किसान डिमांड कर रहे थे ये उससे कम रेट होगा या उससे ज़्यादा होगा? नहीं, उससे ज़्यादा होगा सर। तो फिर यही अपने किसानों को यही तो हम कहते हैं कि आप इंसेंटिव दें आप किसान को। आप देखें कि इस वक्त जो DAP की बोरी है वो 17,000 रुपये की है, और जब हमें 3900 रुपये रेट 2022-21 में हमें मिल रहा था तो उस वक्त रेट था 9,000 रुपये DAP का। DAP खाद वो होती है जो पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है। और फिर यूरिया जो है वो उस वक्त 1,800 रुपये की थी, और अब जो है वो 4700 रुपये की। मैं खुद अभी लेके दे के आया हूँ मूंजी में डालने के लिए, मूंजी की भी काश्त हो रही है। तो अब यूनिट जो है वो मुझे 70 रुपये, यानी जो सनती यूनिट है वो कम है। और एग्रीकल्चर का अगर आप यही अपने दुश्मन मुल्क को देख लें तो आप देखें कि उसके वज़ीर आला को आप देख रहे होंगे। हम सुनते हैं उनको, बड़ी खूबसूरत स्पीच भी वो देते हैं और पाकिस्तान पर तनकीद भी कर रहे होते हैं। वो साथ ही कहते होते हैं कि हमने बिजली, उन्होंने उनके किसानों को बिजली फ्री है, उनके किसानों को और बड़े इंसेंटिव्स दिए गए हैं जिसकी वजह से उनकी काश्तकारी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें शायद दूसरा से इम्पोर्ट भी नहीं करनी पड़ती जिस तरह से हमें करनी पड़ती है। आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव पे आप चले गए हैं, अब गंदम उस तरह से काश्त नहीं हो रही, तो ऑल्टरनेटिव में क्या काश्त हो रहा है? क्या उसकी रकम आपको अमाउंट मिल रही है, उसकी कीमत आपको सही से अदा की जा रही है? क्योंकि अगर किसान इस तरह से डिस्करेज होता रहा तो फिर आने वाले दिनों में तो बिल्कुल ही किल्लत पैदा हो जाएगी, गंदम खाने के लिए मिलेगी नहीं, 2-3 महीने भी नहीं मिलेगी, जो अभी 2-3 महीने के बाद किल्लत पैदा हुई है। आपकी वजारत सनत के साथ, सॉरी इनके साथ ज़राअत के साथ कोई मीटिंग्स हुई हैं? आपने उनको बताया हो कि मसाइल कहाँ पर हैं, महंगाई किस कदर आपको मुतासिर कर रही है? इशाल देखें, आपने बड़ा ही ना मतलब मुझे दुखी कर देने वाला सवाल किया है। और मैंने
एक प्रोग्राम के अंदर कहा था वज़ीर आला साहिबा को कि कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो, तुम्हारी बस्ती में हम गरीबों का हाल सो गवार सा क्यों। आप एक तरफ देखते हैं कि जो इंडिया का वज़ीर आला है पंजाब का, वो घुल मिल जाता है, वो किसानों से बात करता है, किसानों की बात सुनता है, लेकिन हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं ना वो बुलाती हैं जिस तरह आपने पूछा है, ना कोई मीटिंग्स करती हैं, ना उनको तो इस तरह से वो घेरे में लिया हुआ है कि ना कोई कन्वेंशन करती हैं कि भाई आप सुन तो लें, करें आप अपनी मर्जी। ये क्या मामला क्या है? हम ज़री मुल्क हैं, उनकी तमाम शोबों के ऊपर बड़ी तवज्जो है, किसानों के हवाले से बड़े इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है? क्या कुछ ऐसे उनके आसपास लोग मौजूद हैं जो उनको ये गलत एडवाइसेस दे रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से वज़ीर आला के लिए मैसेज दीजिए ताकि ये सिर्फ पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं, ये इंसानों का मसला है। बिल्कुल सही है। देखिए ये फूड सिक्योरिटी का मसला है। बिल्कुल ऐसे दुनिया में फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पे है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे है। आपने बहुत वैलिड जो है ये सवाल किया है कि अब हमारी रसाई क्या है। इशाल ने भी पूछा है। बिल्कुल। हमें तो कोई पूछता ही नहीं ना कि बात कर ले, हम उनको बताएं ग्रास रूट लेवल पे हम काम करते हैं, हमें पता है कि उसकी पैदावार यहाँ पे ये जो फिगर मंगवाते हैं और वो जो मुलाजमीन होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए गलत फिगर दे देते हैं और हुकूमत मुतमईन होकर बैठ जाती है। आप सवाल ये पैदा होता है कि ज़रिया आपका मुल्क है, ये मतलब शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन लोगों को जो पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं है ना यहाँ पे। और ढिठाई की इंतहा देखें आप के, और मानते भी नहीं हैं कि भाई आप जो है वो किसी को करें ना साहब, जिन्होंने ये गंदम की पॉलिसी दी है, फिर पॉलिसी जुनेद होती नहीं है। आपने कहा, हमने बारहा दफ़ा कहा है कि जिस तरह अब नवंबर के अंदर अक्टूबर के एंड में काश शुरू हो जाएगी गंदम की, इनको चाहिए कि अभी सर जोड़ के बैठें, किसानों को जो बुलाएं, एक्सपर्ट्स बुलाएं, आप हमारा एक रेट तय करें। अब इंडिया के अंदर कमो पेश 29 फसलों की स्पोर्ट प्राइस है। ये गलत कहा जाता है जी कि IMF ने कह दिया है। IMF ने आपको जहाज़ लेने से मना नहीं किया, IMF ने आपको बिजली का रेट बढ़ाने से जो गरीबों पे जुल्म होता है, IMF ने आपको जो पेट्रोलियम लेवी से नहीं रोका, आपको IMF ने आपको जो ब्यूरोक्रेट को आप जनाब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और दूसरे डाले लेके दे रहे हैं उसके लिए नहीं रोकती, वो रोकती है तो सिर्फ किसानों के लिए। इसका मतलब ये फिर बाई डिज़ाइन किया जा रहा है। सवालात आपके बिल्कुल वैलिड हैं, तहफ़्फ़ुज़ात वैलिड हैं, और अगर आप इंपोर्ट करके दूसरे ममालिक को ज़्यादा मुआवजा दे के गंदम ख़रीदेंगे और अपने किसान आपके दुखी रहेंगे, या वो किसी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन के ऊपर चले जाएंगे, कपास या गन्ना किसी और के ऊपर, तो फिर गंदम कौन पैदा करेगा, गंदम कहाँ से लाई जाएगी? वो इसी तरह से परेशान हाल रहेंगे अवाम भी, किसान भी, और हुकूमत का जो बोझ है वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सैयद महमूद बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत को अभी से नज़रसानी करनी होगी, अगली फसल काश्त होने के लिए अभी से पॉलिसी तरतीब देनी होगी, और स्टेक होल्डर्स को लाजमी लूप में लिया करें और उनके जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं उन तक रसाई हासिल करें, ताकि आपको पता चल सके कि मसला है कहाँ और कहाँ से किस जड़ को पकड़ना है, कहाँ से मसले हल करने हैं। और जो इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोग हैं जो पॉलिसीज़ या जो मशवरे देने वाले लोग हैं, उनको भी अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि वो मुल्क और कौम के भी गद्दार हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आबिद शेर अली ने दूसरी शादी कर ली है, और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आबिद शेर अली की अहलिया का ताल्लुक हरीपुर के गैर सियासी ख़ानदान से है। और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आबिद शेर अली साहब को। उनकी अहलिया साइमा तारिक जुंजुआ जो है वो इलेक्शन कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर लॉ हैं, तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद आबिद शेर अली को। और खैर आफियत ये मामला जो है वो तय पाया। उनकी जो पहली अहलिया थी 2021 में इंतकाल कर गई थी, वो दिल के आर्जे में मुब्तला थी। और सेनेटर आबिद शेर अली की निकाह की तकरीब इस्लामाबाद के मकामी होटल में हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो उनके करीबी रिश्तेदार इस महफिल में मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू की तरफ आते हैं नाज़रीन। हम एक ऐसे अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जो कि हमारे माशरे के हर घर से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे की जो तरबियत का मामला है वो माँ हो या बाप हो, सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, शख्सियत साजी बेहतर हो, कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन जो कोई अगर ख़राबी हो जाती है तो अक्सर जिम्मेदारी सिर्फ माँ के ऊपर डाली जाती है। ये क्या मामला है?
सिर्फ माँ ही तो जिम्मेदार नहीं है, दोनों को कितना कितना हिस्सा डालना है। और जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको भी कोसा जाता है कि भाई माँ का काम तो तरबियत करना है, तो बाप की जिम्मेदारी क्या है, माँ की ने कितना किरदार अदा करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और जो जॉब करने वाली वर्किंग खवातीन होती हैं उनके ऊपर तो ये मलबा ज़्यादा डाला जाता है कि उनके घर से बाहर रहने से, नौकरी करने से बच्चे की शख्सियत पर असर पड़ा है। लेकिन मुआशरती तवक्कुआत, तनकीद और बच्चे की नाकामी का इल्ज़ाम माँ पर ही डाल देना कहाँ तक दुरुस्त है और क्या दोनों का जिम्मेदारी नहीं है, ये सब जानने के लिए इम्तिनान अहमद मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे इम्तिनान भाई आपको। और इम्तिनान भाई, बच्चे की शख्सियत साजी, बच्चे की तरबियत, बच्चे को संवारना, निखारना, क्या सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? बाप बरी ज़िम्मा है इससे कि सिर्फ वो कमाने की जिम्मेदारी उसकी है और ज़रिए मुआश की जिम्मेदारी उसकी है, बाकी सारी माँ की है? क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये सवाल बहुत खूबसूरत है कि समहाउ और द अदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना ज्यादा हम सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, हमारे माशरे में नौकरियां पैदा हो रही हैं, कारोबार पैदा हो रहे हैं और इसमें दोनों का जो गाड़ी के दोरी के दोनों टायर हैं, मर्द और औरत, माँ और बाप, दोनों का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो गया, वहां पर तरबियत किसी हद तक नजरअंदाज हो चुकी है। तो जहां तक एक बच्चे को पालने का ताल्लुक है, वो अंग्रेजी की मुझे कहावत बहुत अच्छी लगती है जो कि हर माशरे में, हर माँ बाप पे, हर बच्चे पे अप्लाई होती है। वो कहते हैं कि सिर्फ माँ का फर्ज नहीं है, सिर्फ बाप का फर्ज नहीं है, इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरा गांव का गांव लगता है, तब जाके एक बच्चे की तरबियत मुकम्मल होती है। वो अपने चाचे से, ताए से, खाला से, फुफ्फो से, हर एक से कुछ ना कुछ इन्फर करता है, कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। बच्चे ना बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं, उसमें आप जो देंगे वो जज्ब कर लेंगे। अगर माशरे के अंदर या आपके घर के अंदर माँ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, या अगर सारी जिम्मेदारी माँ पर डाली जा रही है, माँ वर्किंग वुमेन भी है और माँ ने घर को भी देखना है, वो टेक्निकली शादी में होते हुए, एक और पेरेंट के होते हुए, सिंगल पेरेंट के तौर पर अगर काम कर रही है, बच्चा ये देख रहा है और जो वो देख रहा है वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। उसको ये समझ में आता है कि एक औरत को ट्रीट किया कैसे जाता है। अगर वो बेटा है तो बड़ा होकर अपनी बीवी को ऐसे ट्रीट करेगा, अगर वो बेटी है तो वो ये सोच लेगी कि यही वो ट्रीटमेंट है जो मुझे आगे मिलेगा और इसी के लिए मैंने तैयारी करनी है। सो हमने अपने माशरों के अंदर, अपने घरों के अंदर इस चीज को इन्फर करना है, ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को रेज करना है, तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है, एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन किसने कितना किरदार अदा करना है, ये जो आपने बात की कि पूरा गांव एक बच्चे की परवरिश करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इवन जो जॉइंट फैमिलीज है हमारी, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि अगर आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं, उनकी जो आदत हैं वो आपके बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। किस तरह से अपने बच्चे, क्योंकि हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि परफेक्शन लेकर आ सकें, बेहतरीन तरबियत कर सकें, बेहतरीन माहौल उनके लिए पैदा कर सकें, किसने कितना किरदार अदा करना है और किस अंदाज में करना है, किस वक्त क्या चीज़ जो काउंसलिंग है माँ बाप दोनों की, वो बेहतर किरदार साजी में किरदार अदा करेगी। जुनैद, बचपन में ना हमारे स्कूल में, और आई थिंक आज भी करिकुलम के अंदर एक कहानी हुआ करती थी, दाल चावल की कहानी होती थी। वो कहते थे कि जी चिड़िया लाई दाल का दाना और चिड़ा लाया चावल का दाना और दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। अब यहाँ पर जो चीज मैटर करती है, वो मैटर ये करती है कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो खिचड़ी पकाई वो दोनों ने मिलकर पकाई। तो दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो मैटर करते हैं कि दोनों ने उस रिलेशनशिप को और उस घर को बनाने में कितना कंट्रीब्यूशन दिया। किसी एक का फर्ज नहीं है, मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये माँ का फर्ज है, आप ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बाप का फर्ज है, ये दोनों का फर्ज है, दोनों ने मिलकर रेज करना है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा आराम से कहा जाता है कि माँ ने जी बच्चे बिगाड़ दिए। बच्चे तो होते ही सारे दिन माँ के साथ हैं क्योंकि बाप जो है वो कमाने में मसरूफ है। बाप ने ये मेक श्योर करना है कि घर आकर अपने बच्चों की तरबियत में वक्त देना है। उसको नहीं उसका एहसास होगा इस एस्पेक्ट का कि मेरे बाप का रोल क्या था। वो सिर्फ एक माँ ओरिएंटेड या मदर्स बॉय बनकर रह जाएंगे। आज आप अपने माशरे में क्या देखते हैं, जब शादियां होती हैं, मैं अफसोस हो रहा मुझे ये बात कहते हुए, लेकिन मेजॉरिटी आजकल जब आप शादियां देखते हैं, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि पाकिस्तान का मर्द एक इंतहाई इनसिक्योर मर्द, वो किसी भी औरत से ताल्लुक में जाता है, रिश्ते में जाता है, उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। वो सिक्योर होके उसको इजाजत नहीं देता ना नौकरी की, ना कारोबार की। किस वजह से? क्योंकि वो इनसिक्योरिटी वो बचपन से फेस करता जा रहा है। वो माँ और बाप के साथ तो पैदा हुआ है, लेकिन उसने बाप का रोल कभी देखा ही नहीं है।
बाप सारी जिंदगी कमाने में मसरूफ था, माँ सारी जिंदगी किसी और चीज में। यहाँ से दोनों का फर्ज है, किसी एक का फर्ज नहीं। पिन पॉइंट करना आसान नहीं है। इसलिए तो आपके दीन में कहा जाता है, हमारे दीन में, कि 7 साल बच्चे को सीने से लगा के रखो, अगले 7 साल उसके दोस्त बनो और फिर अगले 7 साल उसके अच्छे एडवाइजर बनो। बिल्कुल सही, आपने बड़ी खूबसूरती से डिफ़ाइन कर दिया है कि किस वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप को क्या बनना है, क्या किरदार अदा करना है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो जुनैद भी कह रहे थे कि बड़े बहन भाइयों से बहुत कुछ, कज़न्स से बहुत कुछ बच्चा सीखता है, सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखता है। जहाँ पर बाहर बच्चे निकलते हैं, मुआशरे से सीखते हैं, वहाँ पर ये भी आजकल कहा जाता है कि बच्चे को कुछ टाइम के लिए सीखने दिया जाए, परखने दिया जाए, खुद जाँच करने दी जाए, बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो खुद गिरे और फिर उठे और फिर सीखे। तो क्या ये बेहतरीन तरीका होगा, माँ बाप की सुपरविजन के अंदर बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस भी दिया जाए कि वो चीज़ों को देखे, परखे और फिर सीखे? 100% ईशल, और ये बहुत खूबसूरत सवाल है। हम क्या करते हैं, अगर बच्चा बिजली में हाथ दे रहा है या आग में हाथ दे रहा है या कोई ऐसी चीज है जिससे उसको चोट लग सकती है, हमें अपने फियर नजर आते हैं। हम अपने फियर्स की वजह से उसको कहते हैं कि ये मत करो ऐसा होगा, ये मत करो ऐसा हो जाएगा। हम उसको एक बार तजुर्बा करने नहीं देते, हम उसे सीखने नहीं देते। हम उसे रोकते हैं कि दुनिया को देखना है तो मेरी लेंस से देखो, अपनी लेंस से मत देखो। वो कभी एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं है। आज अगर आप ओवरऑल देखें तो इंसान की अवेयरनेस के लिए तालीम भी जरूरी है, उसका एक्सपोजर भी जरूरी है, उसका एक्सपीरियंस भी जरूरी है। आज अगर हमारे माशरे में बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा कुछ बन भी जाए तो उनका एक्सपीरियंस का सेक्शन खाली है, उनका एक्सपोजर का सेक्शन खाली है, सिर्फ एजुकेशन का या डिग्रीज का सेक्शन भरा है। हमने उन्हें एक्सपोजर लेने नहीं दिया, हमने उन्हें गिरने नहीं दिया। हम हर दफा क्वेश्चन लेकर पहले मौजूद होते हैं अपने फियर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमें ये लगता है ये हो जाएगा तो इसके साथ ना हो। उसे एक बार आजमाने तो दें, उसे एक बार ठोकर खाने तो दें, फिर उसको एहसास दिलाएं कि ये ठोकर तुम्हें लगी क्यों, ताकि वो सारी जिंदगी के लिए जो हाथ से किया होता है ना, कन्फ्यूशियस कहता था कि जो काम आप अपने हाथ से कर लेते हैं वो सारी जिंदगी बिहेवियरल मेमोरी बन जाता है, वो हमेशा आपको याद रहता है। गिरने दें, हम हर जगह उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम की बदकिस्मती है हम सब की कि आज वो दौर नहीं रहा जहां पर चाचे, रिश्तेदार, ताए, फुफियां सब लोग मिलकर रहा करते थे। उस दौर में मुझे याद है कि तब जब हम छोटे हुआ करते थे, अगर हम रोते हुए भी अपने माँ बाप के पास आते थे और कहते थे कि जी फलानी चाची ने मारा है, तो माँ बाप एक और मारते, वो कहते थे जरूर तुमने कुछ किया होगा। आज हमने इतना प्रोटेक्ट कर लिया कि हम कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया फलाने ने, ये नहीं सुनेंगे कि हुआ क्या है। हम ये कहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगाया, क्योंकि वो हमारी अना है, हम अपनी अना के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उसकी तरबियत के लिए क्या चीज वो जरूरी थी या नहीं थी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी एक चाचे का रोल भी है, मामे का रोल भी है, ताए का रोल, सबका रोल है। एक एक जुमले को इन्फर करके उसकी पर्सनालिटी बिल्टअप होती है, लेकिन हम तवज्जो देने के लिए कि क्या चीज उसने अच्छी सीखी है, क्या चीज उसने बुरी सीखी है, हम तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हम कमाने में मसरूफ हैं, माँ अपनी जगह मसरूफ है, बाप अपनी जगह मसरूफ है। दैट्स व्हाई आज जो सोसाइटी हमारे सामने बन रही है, पनप रही है, ये वो सोसाइटी नहीं है जहां हम रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने ही बच्चों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये चीज़ ठीक है। हमारे ख्याल में हमने देखा है कि नेचुरली जो बेटियां हैं वो माओं के ज़्यादा करीब होती हैं और बेटे अपने वालिद हैं उनके ज़्यादा करीब होते हैं, तो थोड़ा जिम्मेदारी को बांट भी लिया जाए और दोनों जो अपने अपने बच्चे हैं उनको इसी तरह से तरबियत उनकी एक साथ ही करनी है, लेकिन कम से कम इस जिम्मेदारी को बांटने से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना जो है उसका भी सदेबाब हो सकेगा। वो मुझे कॉमेडियन की बात याद आ रही है, वो कहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ना बच्चियों से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम अपनी बेटियों को डे 1 से सिखाते हैं कि कल को शादी होगी तो ये भी सीख लो, सिलाई कढ़ाई भी सीख लो, तालीम भी ले लो, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। तो सारी जिंदगी तरबियत करते रहते हैं, लेकिन एक बेटे से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बस बेटा पैदा हो जाए, उसके बाद उसकी तरबियत करना हम भूल जाते हैं, तो हम उसको माशरे पर छोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी तरबियत किसी एक की जिम्मेदारी तो है नहीं, ना कोई ये जेंडर सेंसिटिव है कि जी बेटा है तो माँ ने पालना है और बेटी है तो वो बाप ने पालनी है। बच्चे ने तो दोनों से सीखना है, क्योंकि उसने ये सीखना है कि मेरा जिंदगी में रोल क्या होगा और मेरे पार्टनर का रोल क्या होगा मेरे साथ। वो दोनों चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। जिन घरों के अंदर माँ को इज्जत मिलती है वहां पर बेटे और बेटियां ये चीजें सीखते हैं कि मुझे कल को अपना लाइफ पार्टनर जब चुनना है
तो ऐसा इंसान चुनना है जो मुझे इज्जत दे। जहां पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, मारा जाएगा, जहां पर लान तान होगी, बुरा भला माँ को कहा जाएगा, वहां पर बच्चे ये भी सीख रहे हैं, बेटी ये सीखेगी कि यही मेरी जिंदगी है और मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे अब्यूज करता रहे, और बेटा ये सीखेगा कि मैंने अब्यूजिव हस्बैंड बनना है। तो आप जो घर में तरबियत देंगे वही माशरे में रिफ्लेक्ट होगी। बच्चे कोई आसमान से सीख कर नहीं आते हैं। जानवर तक का बच्चा, मछली तक का बच्चा जब पैदा होता है वो अपना मंशूर लेकर पैदा होते हैं। सिर्फ इंसान का बच्चा है जिसने सब कुछ इस दुनिया में सीखना होता है, तो आप उसको जो एनवायरनमेंट देंगे वो वही रेप्लिकेट करें। बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया है इम्तिनान भाई कि बच्चों के लिए आइडियल पेरेंट्स बन जाएं तो बच्चे वही सीखेंगे जो कि माँ बाप कर रहे होंगे, माँ बाप होगा वही बच्चों की सीख होगी। तो आज से अपने बच्चों के लिए आइडियल पेरेंट्स बन जाएं, बीवी अपने शौहर को इज़्ज़त दे, शौहर अपनी बीवी को इज़्ज़त दे और एक खूबसूरत माहौल पैदा कीजिए ताकि आपके बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि वो देखकर जो सीखेंगे वो ज़्यादा उनके जहन नशीन हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी उनके काम आएगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करें, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत अगर हम देखें तो 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया गया। और अब तो नोटिफिकेशन भी जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, रात को आप एक मैसेज छोड़ दें कि जी सुबह आपकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं। बिल्कुल, और यही शिकवे हम देख रहे थे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी किए जा रहे थे, हड़तालें भी की गई, लेकिन आवाम वो सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगत रही है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों या जितनी भी महंगाई हो, सब्जियां, दालें, चिकन, जो भी महंगा होता है आवाम की जेबों से वो निकलवा लिया जाता है। तो इसी पर बात करते हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इसका मलबा किसके ऊपर डाला जाए? जिम्मेदार है हुकूमत, जिम्मेदार है, या फिर हम ईरान और अमेरिका की जंग को इसका जिम्मेदार करार दें, क्योंकि खमियाजा तो आप और मैं ही भुगत रहे हैं महंगाई की सूरत में? बहुत शुक्रिया आपका। IMF इसका जिम्मेदार नहीं है। ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं बुज़दिलाना अमेरिका इसराइल की तरफ से, वो जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SDCP, NAB, पाकिस्तान के बैंक्स और पाकिस्तान के इस्लामी बैंक्स, और पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान के बरामद कुनंदगान और पाकिस्तान का मीडिया, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, इस पर डिस्कशन जितना चाहे आप कर लें। अगर हुकूमत जो है अच्छी पॉलिसियाँ बनाए तो 100 रुपये से 130 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गुंजाइश है। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये कोई जज्बाती नारा नहीं है, मैं साबित के साथ फिगर्स के साथ आपको दे सकता हूँ कि 100 रुपये लीटर से 130 रुपये लीटर कमी की गुंजाइश है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे गैर ज़रूरी बहस में हमें बुझा दिया गया है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि निजकारी जब की जाती है तो उसका एक असूल ये होता है कि हुकूमत के शोबे के इदारे और जो है निजी शोबे वो आपस में कम्पीट करेंगे। क्या PSO ये नहीं कर सकता कि अपने नर्फ थोड़े से कम कर दें, तो उनका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा और आवाम को फायदा होगा, उनका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। इसलिए कि गैर मुल्की बैंक, जो गैर मुल्की जो है शेल वगैरह दूसरे, लेकिन PSO तो हुकूमत का है ना, तो आप उसको उन्होंने तो मार्जिन बढ़ा लिया, ये क्यों नहीं कम करते? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बुनियादी फलसफा है। दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूँ कि 100 रुपये से 130 लीटर की गुंजाइश है, तो उसमें 80 रुपया तो आपको पता है पेट्रोलियम लेवी है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है वो 21 रुपये है, डीलर्स और मार्जिन, और वो दूसरा मार्जिन 16 रुपये है और अभी बढ़ने वाला है 1 सितंबर से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई भी सियासी पार्टी ये मुतालबा करती है कि आप पेट्रोल के नर्ख कम करें, तो वो बड़ी ज्यादती करती है कौम के साथ। जब तक ये ना कहें कि जनाब ये जो 25,000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है, इसको आमदनी बढ़ा के इसको पूरा करें, वरना बजट खसारा बढ़ जाएगा। अभी सेनेट पैनल ने बताया, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि 18वीं तरमीम को नाकाम बनाया है। जो वफाक के पास है वही सूबों के पास है, तो 6,000 अरब रुपया उनकी फिगर है, सालाना का नुकसान हो रहा है। 10,000 अरब रुपया आपकी जो है कौमी बचतें कम हो रही हैं, 12,000 अरब रुपया आपकी मुल्की सरमायाकारी कम हो रही है माजी के हिसाब से, ये मैं फिगर दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी चीज जिसकी बात नहीं करते वो कुव्वत खरीद है। आप लोगों की कुव्वत खरीद गिरा रहे हैं। मई 2023 में
20% मुनाफा मिला था बैंकों ने, अब जो है 10% मुनाफा मिला है। ये करोड़ों कई हजार अरब रुपए उन्होंने लूट लिए हैं अवाम के। बिल्कुल, और अवाम इस वक्त कुव्वत खरीद भी ख़त्म हो चुकी है, बल्कि अब तो सांस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। अवाम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सांस भी फ्री में ना दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि ईरान की वजह से, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से उसके असरात हम पर मुरतब हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, को वो 100 से 130 तक पेट्रोल में कमी कर सकती है कीमतों के अंदर। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त रसल्स तो जारी है, ईरान अमेरिका की जंग के बावजूद वहाँ से इस वक्त कार्गो जहाज़ जो है वो गुजर पा रहे हैं, और दीगर ममालिक में भी अगर ये सारा ऑयल पहुँच पा रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। पाकिस्तान तो सिफारती तौर पर भी इतना मजबूत हो चुका है, और जो किरदार पाकिस्तान इस वक्त अदा कर रहा है, दोनों ममालिक के साथ अच्छे रवाबत भी हैं, अच्छे ताल्लुकात भी हैं अमेरिका और ईरान के साथ, तो इसके बावजूद पाकिस्तान में ऑयल की किल्लत हो जाना, पाकिस्तान में ही ऑयल ना पहुँच पाना और उसकी कीमतें डे बाई डे इंक्रीज़ होना, क्या समझते हैं कि ये एक खुद साख्ता भी किया जा रहा है, या फिर हुकूमत जो है वो जानबूझकर भी कुछ कर रही है और डाल दिया जाता है ईरान अमेरिका जंग पर, जो कि एक इस वक्त मुद्दा शुरू हुआ है तो उसी पर डाला जा सकता है, आसान भी है? मोहतरमा, आपने बड़ी सही बात की है। मैं वही अर्ज कर रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा कि सफारती महाज पे हम मजबूत हुए, हमारी फौज मजबूत हुई है, हमने भारत को शिकस्त फाश दी है, हमारा वक़ार बढ़ा है, लेकिन उसके साथ अशराफिया उससे ज्यादा मजबूत हो गई है। अशराफिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया है वफाकी हुकूमतों का, तीनों पार्टियों के सूबाई हुकूमतों का। स्टेट बैंक जो है वो बैंकों के कंट्रोल में चले गए हैं, वो बैंक्स जो कि गैर मुल्कियों को आपने दे दिए हैं। हबीब बैंक गैर मुल्की का बैंक है, आपको पता है, यूनाइटेड बैंक गैर मुल्की बैंक है, तो ये गैर मुल्की बैंक स्टेट बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं, SECP को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अशराफिया इतना ताकतवर हो गया है, डीलर्स जो हैं, ट्रांसपोर्टर धमकी देके जो है वो अपने मुफाद बढ़ा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अवाम के लिए रोने वाला कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ, जबकि अवाम खुद भी सोशल मीडिया पर सिवाय जिंदाबाद की बात नारे कर लगाने के या दूसरे जो है ना कि उसकी जेल का क्या हुआ, उस मुकदमे का क्या हुआ, अपने मसाइल की बात अवाम को भी मुत्तहिद होना होगा, सड़कों पे आना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मामला सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रुका हुआ, बिजली भी 2.5 रुपये फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश कर दी गई है। तो ये अगर दोनों बुनियादी चीज़ें, फ्यूल और बिजली महंगी होगी तो फिर महंगाई का एक नया तूफान आने को है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सवाल ये है, अभी तो डीलर्स मार्जिन 1 सितंबर से बढ़ना है, बिजली के नर्ख बढ़ने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है। अगर मेरे मुल्क में इस वक्त महंगाई 11.1 है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मलेशिया में 1.9 और भारत में 4 क्यों है? भारत में महंगाई 4.4 है, हमारी 11 है। आपको मैं बताऊँ, जून 25 में हमारी महंगाई 3.2 थी, अब ये 11.1 हो गई। ये बुनियादी तौर पर अशराफिया की जो है वो अपने मुतालबात मनवा रही है, और हुकूमत उनके आगे बेबस इसलिए है कि उनकी मदद से इक़्तिदार में आते हैं। आपने देखा ना कि ट्रांसपोर्टर भी अपने धमकी दे के करा लेते हैं, लेकिन अभी आपने देखा डीलर्स मार्जिन भी बढ़ने वाला है 1 सितंबर से, वो भी धमकी दे के करा लेते हैं। लेकिन आवाम के लिए रोने वाला कोई नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट, न सेनेट, न जो है वो सियासी पार्टियां, वो अपना अपना खेल कर रही हैं। मैं दोबारा कहूँगा, एक जुमला पूरा कर लूँ, जो सियासी पार्टियां ये कहती हैं पेट्रोल के नर्ख कम करो, मगर ये नहीं कहती कि अपने शाना अखराजात कम करो, टैक्सों की चोरी रोको, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो कम करेंगे तो दूसरी जगह से कटौती कर देंगे। इसलिए कि अभी आपने देखा 15,000 अरब रुपया तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी है बजट खसारा कम करने के लिए। तो ये जो कुछ इस्तेहकाम आर्जी है वो आवाम को कुचल कर, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डालकर, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डालकर, और ये जो सिफारती कामयाबियां हमने ली हैं, अगर हमने इक़्तिसादी दहशतगर्दी करके मईशत को कमजोर रखा तो आप देखेंगे ये कामयाबियां लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और अवाम इस वक्त सवाल उठा रहे हैं लेकिन दबे लफ्ज़ों में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, अगर हम एक आम आदमी का सवाल है जो आपके सामने रखना चाहूँगी, अगर बिजली की मद में हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं तो फिर भी बिजली की खपत पूरी क्यों नहीं कर पा रहे, और हम उन कंपनियों से जिनके साथ हमारे मुआहदे हैं उनसे बिजली क्यों नहीं ले पा रहे? पेमेंट तो उनको जा रही है, तो फिर जो हमारी खपत है हम उसके मुताबिक बिजली क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? और हमने देखा सोलर जो सारिफीन हैं उनको भी डिस्करेज किया जाता है, उनके ऊपर भी भरमार की जाती है टैक्सेस की, उनको भी मज़ीद जो है वो टैक्स लगाने से सोलर रोका जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हो क्या रहा है फिर? अब गवर्नमेंट जो है वो अब आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला था वो कब बंद करेगी? अब तो आवाम को भी होश के नाखून ले लिए, आवाम को समझ आ गई है बड़े अच्छे से कि क्या हो रहा है उनके साथ। मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम को समझ आई है। बुनियादी सवाल ये है, अगर हुकूमत के पास बिजली है तो क्या उसके पास ये कैपेसिटी है कि उसको ट्रांसमिट कर सके? आपके पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है।
आप देखिए ना, हम चीज को समझ लें, ये सारा खेल जो है ना, वो आपने ट्रांसमिशन लाइन आपके पास है, आपने लाइन लॉसेस कम किए हैं, ग्रिड से पैसा बिजली जाएगी कैसे? आपने तो किया ही नहीं मंसूब। वो तो मुआहदे आपने करके उनको कई हजार अरब रुपए दे दिए। हुकूमत को भी पता था, तीनों पार्टियों की, कि इस बिजली को जो अगर आप ले भी लें तो आप आगे नहीं पहुंचा सकते, आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें नहीं है। तो अभी तो आप देखेंगे लॉसेस भी हैं, बिजली की चोरी भी हो रही है, लोग बिल भी नहीं दे रहे, सब इनएफिशिएंसी भी है, करप्शन भी है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा करप्शन कम कर दें, टैक्सों की चोरी रोक लें, शाहाना अखराजात जो बेतहाशा कम कर रहे हैं, मैं 130 रुपए लीटर की गारंटी कर सकता हूँ, जिससे मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान की सनतों की पैदावारी लागत बेहतर होगी, आपकी बरामदात बढ़ेंगी, जाली रेमिटेंस मंगाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरा खेल यानी माशी जो कुछ हमने फायदे उठाना चाहते हैं, अगर सिफारती कामयाबी से वो हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अशराफिया उसमें ज्यादा हिस्सा मांग रही है और वो बोझ डाला जा रहा है अवाम पर। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, मगर मुझे आगे महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इसलिए कि जो आदमी फुटपाथ पे पैदा होता है, अल्लाह मुझे माफ करे, और वहीं मर जाता है 50 साल या 60 साल के बाद, वो टैक्स दे रहा है, वो जीएसटी दे रहा है, और अरबों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं दे रहे हैं। तमाशा है, जुल्म का है, ये नाइंसाफी है, इससे बड़ा नुकसान होगा। और बुनियाद मरसूस से जो आपने कामयाबी ली थी, अब सूदी निज़ाम को आपने दवाम दे दिया है। 26वीं तरमीम जो आई थी, उससे स्टेट बैंक ने कह दिया नहीं, वो 2027 के बाद भी चलेगा, क्योंकि ताकतवर तबके नहीं चाहते हैं। तो ये जुल्म का जो निज़ाम है, बुनियाद मरसूस की जो कामयाबी मिली थी, वो आप सूरह सफ की आयत नंबर 13 जब पढ़ेंगे और 11, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि ये कामयाबी आपको नहीं मिलेगी मजीद, अगर आपने कुर्बानी माल की नहीं दी। हम तो जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह मैं चाहता हूँ तवज्जो कौम भी करे कुरान शरीफ की उन आयतों को जो बुनियाद मरसूस के बाद दोबारा पढ़ लें। मुझे लगता है कि आइंदा कामयाबी नहीं मिलेगी, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब आपको नहीं मिलेगा, अगर जुल्म नाइंसाफी खत्म नहीं की। अल्लाह तो कहते हैं आप कुर्बानी दे माल की, और हम तो लूट मार कर रहे हैं। ये बुनियादी सवाल है। अच्छा, ये फैसला साजों की गलती है डॉक्टर साहब, जो वज़ीर ख़जाना है या पॉलिसी साज हैं, या उनकी गलती है या नाअहली है, या फिर हम कर ही नहीं सकते, हम इस तरह से इस शिकंजे में फंस चुके हैं कि आवाम को रिलीफ देने की कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है हुकूमत के पास? भाई साहब, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बता दूं, देखिए, अगर ये वजीर खजाना तो नाअहल है, वो नहीं समझता क्या है, लेकिन ये मैं कहता हूँ अगर कोई वजीर खजाना चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि जो कुछ फैसले आप करेंगे उसको आपने कौमी असम्बली और सेनेट से और सूबाई असम्बलियों से मंजूर कराना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो नुकसानात हो रहे हैं, अगर आप पार्लियामेंट कोशिश भी करेगी हुकूमत, तो वो हुकूमत गिर जाएगी। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ उसको पास नहीं करेंगी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो। असल मकसद ये है कि अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ज्यादा सूबे बनाने से मसला हल हो सकता है? क्योंकि अब आजकल ये बहस भी चल रही है कि अगर डिलीवर करना है तो ज्यादा सूबे बनाए जाएं। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहले ये सूबे लोकल बॉडीज को पावर्स तो दे दें। क्या इन सूबों ने लोकल बॉडीज को पावर्स दे दिए? जवाब है नहीं। तो आपको 18वीं तरमीम को नाकाम बनाया गया है जानबूझ के। मैंने अभी आपको बताया कि 6000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि तालीम जो है वफाक के पास भी है, सेहत वफाक के पास भी है, ये सूबों के पास भी है। ये ड्रामा हम कर क्यों रहे हैं? असल चीज़ ये है, आप सूबे 22 बना लें या 25 बना लें, जब तक आप कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, वफाक सूबों को इख्तियार नहीं देती, तो चारों सूबे लोकल बॉडीज को इख्तियार नहीं दे रहे हैं। तो 22 सूबे भी या 8 सूबे भी जब तक वो इख्तियार नहीं देंगे लोकल बॉडीज को, और लोकल बॉडीज इख्तियार लेके ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये तवज्जो हटाने की कोशिश है, कभी 1 यूनिट बनता है, कभी 1 यूनिट तोड़ा जाता है, ये सारा खेल है। असल मसाइल से तवज्जो हटाने की मैं सूबों की मुखालफत नहीं कर रहा, मगर तरमीम को भी जिस तरह से नाकाम किया गया है, लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात नहीं दिए जाते हैं, सूबे बना दिए जाएं या फिर जो मर्ज़ी कर लिया जाए, बैड गवर्नेंस ही नज़र आएगी। गुड गवर्नेंस जो है वो हमें सिर्फ किताबों तक या नारों तक नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा, हमारी आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।